नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर आलोक सिंह से। आलोक सिंह जी से हम मार्केट पे बात करेंगे और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का एक एनएफओ यानी बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड लॉन्च हो रहा है, जो कि 31 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 तक ओपन रहेगा। तो हम आलोक जी से बात करेंगे मार्केट पर और मिड कैप सेगमेंट में क्या पोटेंशियल है, और साथ ही इस फंड को वो कैसे मैनेज करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। आलोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, और धन्यवाद मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। सर, मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रम से। और हम बात करेंगे एनएफओ की डेफिनेटली, बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मार्केट आउटलुक क्या है, डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। तो आगे कैसा लग रहा है? देखिए, पिछले कुछ समय से लगभग एक साल से मार्केट जो है वो अर्निंग्स को लेके काफी परेशान है। और अर्निंग्स में अगर आप देखिए तो ऐसा नहीं है कि ईपीएस ग्रोथ नहीं हुआ है, ईपीएस ग्रोथ हुआ है और ठीक ठाक डबल डिजिट ग्रोथ भी हुआ है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। और क्वालिटी ऑफ ग्रोथ जब हम बोलते हैं तो बेसिकली सारी ग्रोथ जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन से ज्यादा आई है, जिसमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, टैक्स रिडक्शन, इनपुट कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी चीजें हैं। रेवेन्यू ग्रोथ से रिलेटेड जो है, विच इज वो हम टॉप लाइन से बोलते हैं, वो 6-8% है। तो वो 6-8% की ग्रोथ टॉप लाइन की बाजार को वो ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन एक डेफिनेटिव प्रॉफिट मार्जिन होता है हर एक बिजनेस में, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो आपका टॉप लाइन ग्रोथ है, आपका ईपीएस ग्रोथ भी उतने से ही होगा। तो अगर आप 6-8% के टॉप लाइन ग्रोथ पे अटक जाते हो तो आपका आगे चल के ईपीएस ग्रोथ भी उतना ही होने लगता है, जिसको लेके बाजार काफी परेशान है। राइट। अब इस चीज को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे टैक्स में रिडक्शन, आपके इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन, लिक्विडिटी सपोर्ट, जो एक तरीके से आपकी डिमांड को बढ़ाना चाहिए। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेवेन्यू ग्रोथ भी आना चाहिए। उसके साथ साथ अपने जो उनके सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नया पे कमीशन प्लान हो रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर आएगा। लेकिन अगर एक बार वो उसके ब्रॉड ढांचा फ्रोज हो जाता है तो आदमी को पता चल जाता है मोटा मोटा कि मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं और क्या बढ़ोतरी होने वाली है, तो उसके चक्कर में आदमी का स्पेंडिंग बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। राइट। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ग्रोथ आने का उम्मीद है फ्रॉम द डोमेस्टिक साइड। और अगर ऐसा ग्रोथ आता है तो बाजार उसको चेयरफुली लेगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो बाजार गिर भी नहीं रहा है, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है। राइट। तो वो जो ठीक ठाक वाला है, काफी अच्छी है, तो वो ग्रोथ रेट भले ही ना हो, लेकिन जो कैश प्रॉफिट है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप कैश प्रॉफिट को इग्नोर नहीं कर सकते तो उसकी वजह से बाजार टिका हुआ है। राइट। बट एट द सेम टाइम आगे चेयरफुल नहीं है, बट उसके लिए आई थिंक आने वाले टाइम में ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है बाजार का। एंड आई थिंक दैट्स हाउ द मार्केट इज प्लेस्ड राइट नाउ। ओके। तो ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि मार्केट में थोड़े से कंसर्न्स हैं, अगर मैं मार्केट सेगमेंट की बात करूं, तो क्योंकि आप इस वक्त पर मिड कैप का एनएफओ लेकर आए हैं, तो क्या मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा कम स्टेबल माने जा सकते हैं। और जब इस तरह के कंसर्न्स हो, तब क्या ये बात नहीं मन में आती है कि थोड़ा मिड कैप इस वक्त पर थोड़ा सा और भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है? तो इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये यहाँ पर पोटेंशियल बेहतर है, और वैल्यूएशंस के हिसाब से भी क्या ये सही समय है मिड कैप में इन्वेस्ट करने का? देखिए, काफी
अच्छा सवाल है और इसमें इस सवाल में तीन चार सवाल छुपे हुए हैं। तो मैं एक एक करके उसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मिड कैप जो कैटेगरी है वो हमेशा से ही वॉलेटाइल कैटेगरी रही है, राइट। और ग्रोथ पैरामीटर्स में मिड कैप सबसे अच्छा ग्रोथ फेज होता है, बिकॉज जब स्मॉल कैप से कंपनी मिड कैप बनती है तो उसके रेवेन्यू सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, क्लाइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्ट जो होता है उनका काफ़ी स्टैब्लिश हो जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस बिकम्स बेटर, एंड हेंस द कैश फ्लो जो होते हैं वो भी बेटर हो जाते हैं। उसकी वजह से बाजार उसको अच्छा मानने लगता है। तो इस फेज में क्या होता है कि आपकी मार्जिन ग्रोथ आता है, साथ में साथ आपका जो मल्टीपल ग्रोथ आता है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। और इसलिए मिड कैप अगर आप लॉन्ग पीरियड में कहीं पर भी किसी भी ज्योग्राफी में किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक शॉर्ट पीरियड में हो सकता है अंडर परफॉर्मेंस आए, बट ओवरऑल आपको देखोगे कि वो लार्ज कैप से बेटर परफॉर्म किया है, राइट। अभी लास्ट 5 सालों में जो हमारी इकोनॉमी में री रेटिंग हुई है, इकोनॉमी की री रेटिंग हुई है, उसकी वजह से मिड कैप्स जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये संशय लेके आता है कि शायद मिड कैप एक्सपेंसिव है, और इसके बारे में काफी कहा सुना भी गया है, काफी लिखा भी गया है। तो वो एक तरीके से फिर से दिमाग में थोड़ा सा वहम क्रिएट करता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या यहाँ से करेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, जो हमारे इकोनॉमी के साथ पिछले 5 साल में हुआ, उसके वजह से हमारी एक अच्छी खासी री रेटिंग हुई है। री रेटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप इमीडिएटली डी रेट हो जाओ, राइट। आप री रेट हुए हो क्योंकि अगर हम एक इकोनॉमी की जगह एक कंपनी को के स्तर पे देखें, तो एक हम कंपनी को अच्छा कब मानते हैं? हम अच्छा तब मानते हैं जब उसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्टेबल हो, दूसरा उस बिजनेस मॉडल में अच्छी ग्रोथ आ रही हो, और तीसरा उसके रिटर्न रेशियोज बेटर हो, राइट। तो यानी कि अगर हम देखें तो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो इकोनॉमी में जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, फिस्कल, इन्फ्लेशन, पॉलिसी साइड, वो स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, वो पॉजिटिव है। आपका जो ग्रोथ रेट है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट सबसे बेस्ट है, तो उसमें हम ग्रोथ रेट में भी ऊपर है। लास्ट इज रिटर्न रेशियोज। अगर आप देखो हमारी इकोनॉमी की जो आरओई प्रोफाइल है वो काफी इकोनॉमी से बेटर है। इनफैक्ट हमारे से ऊपर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स आता है, बाकी सारी आरओईज प्रोफाइल। तो अगर हम उसको एक कंसाइज करके देखें तो हमारा जो पूरा मैट्रिक्स है वो बेटर होता है, और इसलिए हम प्रीमियम पर हैं, और शायद हम प्रीमियम पे बने रहेंगे। एक बेटर प्लेस्ड हैं तो हम एक्सपेंसिव हुए हैं, बट एक्सपेंसिव बने रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे रिटर्न नहीं बनेगा, आपका रिटर्न बनेगा, लेकिन वो रिटर्न आपके अर्निंग्स के ग्रोथ के हिसाब से उस सेफ मल्टीपल पे होगा, आपका मल्टीपल डी रेटिंग शायद नहीं हो। लास्टली मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि ये डिबेट काफी ज्यादा है कि मिड कैप ज्यादा एक्सपेंसिव है लार्ज कैप के बनस्पत। बट अगर आप उनमें देखो तो लार्ज कैप में ना, जब हम पी मल्टीपल्स की बात करते हैं तो लार्ज कैप का पी मल्टीपल थोड़ा सा हमको डिप्रेस्ड इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई वेट्स हैं और लो पी पे ट्रेड होते आए हैं हिस्टोरिकली। तो जिनमें अगर आप देखोगे तो सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मेटल कंपनीज, ये सब लो पी पे या लो डबल डिजिट पी पे ट्रेड करते हैं, और उनके ठीक ठाक वेट्स हैं। उसकी वजह से हमें मिड कैप के अगेंस्ट जो आपका लार्ज कैप का पी है वो डिप्रेस दिखता है। बट अगर आप इन दोनों इंडाइसेस को इक्वल वेट इंडाइसेस पे कर लेते हो तो गैप काफी कम हो जाता है, और वो जो गैप होता है वो ग्रोथ रेट डिफरेंशियल को के वजह से जस्टिफाई होता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब जब हम एज अ फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री बात करते हैं कि फॉरवर्ड पी लार्ज कैप का 20 है और थोड़ा और चल के 18 हो गया, वो लॉन्ग टर्म एवरेज की बात है। लेकिन जब हम एवरेज इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम ऑन एवरेज उस पी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम वो सारी कंपनीज इक्वल वेट में नहीं खरीद रहे। ऑन एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 से 35 ऑन एवरेज पे इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं ना तो लार्ज कैप सस्ते हैं ना मिड कैप सस्ते हैं। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि हमारा पूरा बाजार ही महंगा है, और हम
कुछ टाइम तक महंगे ही बने रहेंगे, मेरा तो ये मानना है। आलोक जी, आपने बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया है कि मार्केट की वैल्यूशंस चाहे एक्सपेंसिव हों, लेकिन यहाँ पर क्यों अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब मेरा अगला सवाल ये है कि यदि मिड कैप में हम ये मानकर चलें कि पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में, बट पहले से बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप इस फंड को कैसे अलग तरह से मैनेज करने वाले हैं, या कैसे अलग हो सकता है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। बट पहला सवाल ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या रहेगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप किसी का थर्ड पार्टी पैसा मैनेज करते हैं, चाहे वो फंड के स्तर पर हो या किसी और व्हीकल के स्तर पर हो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट करें। और एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट करने के लिए आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिस्क लें। ये हर एक किसी की अपेक्षा होती है, जो भी आपको पैसा किसी भी व्हीकल में दे, राइट। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम वहीं से शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट कर सकें, और उस रिटर्न जनरेट करने के लिए हम रीजनेबल रिस्क लें, राइट। तो इसलिए हमारा फोकस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा है। और टिपिकली जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अमूमन लोग के दिमाग में आता है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, राइट। जैसे ही आप रिस्क मैनेजमेंट की बात, आप कंजर्वेटिव नहीं। हमारा जो बिजनेस है वो रिस्क लेने का बिजनेस है। हमको अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें रिटर्न नहीं बनेगा। तो आपको, बट यह है कि आपको एक रीजनेबल रिटर्न लेना है, रिस्क लेना है, राइट। तो जब आप रीजनेबल रिस्क लेते हो, तो आपका जो जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, आपका फिलॉसफी है, वो उसके साथ मैच करना चाहिए। जैसे एक चीज हम काफी फॉलो करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर मेरा इंडेक्स से, फॉर एग्जांपल, अगर हमारा फंड जो है BSE 500 को फॉलो करता है, तो BSE 500 का जो अगर आरओईज है, वो अमूमन कुछ 15 साढ़े 15% के करीब है। तो मेरे पोर्टफोलियो का आरओई या तो आज उससे बेटर होना चाहिए, और उसको एक्वायर करने के लिए मुझे एक रीजनेबल प्राइस पे करा होना चाहिए। अगर मैंने वैसा नहीं किया है, तो जो मैं आज चीज खरीद रहा हूं, वो अगर लो पी पर, जैसे मतलब 15 मेरा बेंचमार्क बना, तो मैं कुछ 7% पी आरओई की कंपनी खरीद रहा हूं। तो ये 7 से 15 की जर्नी कैसे होगी, राइट। अगर वो जर्नी नहीं होगी तो आप कभी पैसा नहीं बनाएंगे। तो हमारा एक बड़ा मूल सिद्धांत है कि हमको इंडेक्स की आरओईज को बीट करना है, क्योंकि आरओई जो है वो ही प्राइस को डिटरमाइन करती है, राइट। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बिजनेस की आरओई, सीएजीआर और प्राइस सीएजीआर कहीं ना कहीं कन्वर्ज करते हैं, राइट। तो इसके लिए या तो आप आज हाई आरओई बिजनेस खरीदो और उसके लिए रीजनेबल प्राइस दो, राइट। और अगर वो नहीं कर सकते हो और डिप्रेस्ड आरओई कंपनीज खरीद रहे हो, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये आपके बेंचमार्क को कैसे क्रॉस करेगा। अगर वो बेंचमार्क को नहीं क्रॉस करेगा, मान लीजिए एक कंपनी है जो 10% आरओई पर ही टिकी रहती है, तो आप मीडियम टर्म में आप उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखिए, वो आपके इंडेक्स को अंडर परफॉर्म ही करेगी, राइट। तो ऐसे थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब हम काफी ध्यान रखते हैं, बिकॉज स्टॉक फाइंडिंग इज वन प्रोसेस, राइट। आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपने फाइंड करने के बाद उसमें अपने पोर्टफोलियो में क्या किया, उसका उस चीज को लेके उस चीज से काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर आप मेजोरिटी पोर्टफोलियोज को कंपेयर करोगे, तो आपको 60-70%, कभी कभी तो ज्यादा 80% तक सिमिलैरिटी मिलेगी, सेम नाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न देखोगे, तो सबके रिटर्न्स में डिफरेंस है। तो आपने ऐसा क्या किया, राइट। तो बिल्कुल। वो चीज है कि आपने क्या एलोकेशन साइजेस किया, क्या आपने ट्रेड साइजिंग किया, आपने किस तरीके से पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट किया। तो ये चीज पे हमारा काफी ध्यान रहता है। और इस चीज का अगर मैं प्रूफ देना चाहूं, तो हमारे जो काफी सारे फंड हैं, जिनमें मिड एंड स्मॉल कैप काफी एलोकेशन, इनफैक्ट हमारी एएमसी का
साढ़े 13,000 के करोड़ के करीब हैं, जिसमें से लगभग 10,500-11,000 इक्विटी है। उसमें 60% इज टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, राइट। अब ये हमने लोगों से नहीं बोला कि आप हमें पैसा दिए, लोगों को लगा कि हम शायद ज्यादा बेटर मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी इन स्कीम्स में पैसा दिया, एंड विच हैव डन वेल। सो आई थिंक दैट्स वेयर हमें लगता है कि हम अपने प्रोसेस की वजह से, ओरिएंटेशन की वजह से एक फुल स्केल मिड कैप स्कीम को ज्यादा अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोर कैटेगरी है। कोर कैटेगरी का मतलब होता है कि ज्यादा एलोकेशन इन कैटेगरीज में होता है। तो जब आप किसी भी कोर कैटेगरी को चूज करते हैं तो उसमें दो एट्रीब्यूशन हमेशा होने चाहिए, कि एक वो कैटेगरी में जो स्कीम आपने चूज करी वो ट्रू टू लेबल होनी चाहिए, कि मैंने इस तरह का एलोकेशन चाहिए तो उसी तरह बिहेव करना चाहिए। सेकंड इज वो एफिशिएंट होना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम एक ट्रू टू लेबल एंड एफिशिएंट स्कीम मैनेज कर पाएंगे। आई थिंक दैट्स विल बी आवर यूएसपी गोइंग अहेड। आलोक जी, आपने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट करते हुए रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सिर्फ रिटर्न्स पर फोकस ना होकर रिस्क मैनेजमेंट को भी महत्व दिया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो क्या होगा? मतलब कि क्या आप वैल्यू स्टॉक्स को प्रायोरिटी देंगे या फिर ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ये आपका का एक अप्रोच होगी? और बॉटम अप या टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो किस तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा? तो ये जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है उसे भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी काम आएगा। सर देखिए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो थोड़ा रिलेटिव थ्योरी बेस्ड है, बिकॉज हम एब्सल्यूट चीजों में, लाइक काफी सारी जगह होता है कि हम एक एक्स तरीके का काम करते हैं, हम वाई तरीके का काम करते हैं, या वाई अप्रोच। हमारा मानना यह है कि बाजार जो है वो काफी रिलेटिव थ्योरी पे काम करता है। जैसे अगर आप देखोगे तो ए स्टॉक इज बेटर देन बी बिकॉज बी इज बैड, राइट। द डे द बी बिकम्स गुड, द प्रीमियम ऑन द ए गोज ऑफ, राइट। तो हम उस चीज पे काम करते हैं। तो इसलिए हमारा कोई बायस नहीं है कि हम ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं या वैल्यू की तरफ देख रहे हैं। हम हर एक चीज को रिलेटिव बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम फ्रेम में वाई ए इज बेटर देन B, and that B happens to be value, then it is fine. If it happens to be growth, तो भी that is fine, right? हम उस सिद्धांत पे चलते हैं, तो उसकी वजह से हम अपने पोर्टफोलियोज को अमूमन काफी शिफ्ट कर पाते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने हमको हेल्प किया है। सेकंड इज, जब आप हम किसी भी बिजनेस को या स्टॉक को एनालाइज करते हैं, ऑब्वियसली जो बेसिक हाइजीन फैक्टर्स होते हैं जो आप कोई भी एनालाइज करता है, बिजनेस मॉडल को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, मैनेजमेंट को लेके, आई थिंक वो सारे करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि जी आपके पोर्टफोलियो में ये कितना होना चाहिए। तो जो एलोकेशन बेस्ड डिस्कशन है वो हमारे पूरे प्रोसेस में काफी बड़ा पार्ट प्ले करता है। और जो भी स्टॉक हमारे यूनिवर्स में एंटर करता है, तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बनने से पहले उसको हमारे यूनिवर्स का पार्ट बनना पड़ता है, और यूनिवर्स का पार्ट बनते वक्त उसको सारे चेक्स एंड बैलेंसेस से पास करना पड़ता है। और उसमें पास होने के बाद हम अपने स्टॉक्स को बेसिकली पूरे यूनिवर्स को छह हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंपाउंडर, चैलेंजर, इमर्जिंग कंपनीज, टर्न अराउंड, सिक्लिकल एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ये काफी कॉमन नाम है जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में काफी सुनाई देते हैं, लेकिन हम किसी भी बिजनेस को लाइफ टाइम के लिए वो बैजिंग नहीं देते, राइट। हमारा मानना है कि जब हम उसको देख रहे हैं उस टाइम पे वो कैसे बिहेव करेगा, क्या वो एक कंपाउंडर की तरह बिहेव करेगा या टर्न अराउंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उससे फिर हम अपना एलोकेशन डिसाइड करते हैं कि हमें कितना एलोकेट करना चाहिए,
राइट। और ये बैजिंग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस डायनेमिक्स के बेसिस पे हम लोग रिकैलिब्रेट करते रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम जो है थोड़ा काम करके उसको बैलेंस, और बेसिकली जो आपकी फिर जो सोच है वो काफी सिंपल हो जाती है, रादर देन आप एक कंपनी को हर बार एनालाइज करोगे, तो आप एक बार आपने उसको एक नाम दे दिया तो फिर उस हिसाब से आप जो है रीबैलेंसिंग काफी आसानी से कर पाते हो। तो ऐसे सब तरीके से हम टिपिकली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड इसमें भी हम उसी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। ओके। अच्छा आलोक जी, एक बात बताइए मुझे कि इस वक्त पर सेक्टरल और थीमेटिक को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? किस थीम पर, किस सेक्टर पर आप बुलिश हैं? देखिए, सबसे ज्यादा हमारा बुलिशनेस अगर आप थीम कह लो, या मैं थीम ही बोलूंगा क्योंकि उसमें काफी सेक्टर्स शामिल होते हैं, वो है हाई वोल्टेज पावर। क्योंकि हाई वोल्टेज पावर एक ऐसा है जो ग्लोबली सब जगह उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ है, पिछले 5-7 सालों में जो हमारा एनर्जी जनरेशन सोर्स है और एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न है, वो काफी डिस्टर्ब हुआ है। और ये ग्लोबली हुआ है, ये हमारे साथ नहीं हुआ है, ये ग्लोबली हुआ है कि रिन्यूअल ज्यादा पार्ट हो गया है, राइट। दूसरे साइड पे पावर में पावर गजलर्स आ गए हैं, लाइक डेटा सेंटर हो गए, बिटकॉइन माइनर्स हो गए, ईवी हो गए। तो उसकी वजह से जो बीच का पाइप था वो काफी स्ट्रेस्ड है। और इसी वजह से अगर आपने देखा होगा ग्लोबली भी पिछले कुछ महीनों में पावर आउटेज की न्यूज आती रहती है। और उसकी वजह से जो पूरा हाई वोल्टेज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबली, इट हैज टू अंडरगो अ चेंज, राइट। बट उसमें काफी पैसा चाहिए, क्योंकि वो सारा महंगा होता है, और आप एक लाइव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, क्योंकि आप एक साल के लिए कहीं की बिजली बंद नहीं कर सकते, राइट। तो एज अ रिजल्ट आपका जो थीम है वो काफी लंबा थीम है, और एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। और इसमें राइट फ्रॉम जो, अगर आप देखो तो जो कंडक्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, आपके जो अदर इक्विपमेंट्स हैं, और उन सब लाइंस को लगाने वाले हैं, राइट। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो डिस्कॉम्स, बिकॉज इनका फायदा डिस्कॉम्स में भी होगा, जब आपका ग्रिड नहीं होगी तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। तो ट्रांसमिशन लॉस पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है, हमें लगता है कि अगले 5-10 साल तक दुनिया में इसमें बहुत काम होना है, और काम हो भी रहा है, राइट। अगर आप आज के डेट में भी देखो, इंडिया में भी जो पावर, जो बड़े बिग बैंग केपेक्स हैं, वो हाई वोल्टेज डीसी करंट में ही एक एक तरीके से काफी बड़ा अनाउंसमेंट्स है। तो हम एक ये थीम हमें काफी अच्छा लगता है, जो एक बड़ा थीम है। छोटी एक थीम जो हमें अच्छी लगती है, वो इतनी बड़ी थीम नहीं है, बट बड़ी हो सकती है। आज की डेट में लिस्टेड स्पेस नहीं है उसमें, जो टोटल जो है रिन्यूएबल एंड बेसिकली रीयूजेबल, सो टू से, राइट। सो द रिसाइकलिंग, रीयूजेबल, इसकी तरफ जो है सोसाइटी का, गवर्नमेंट का काफी रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों को लगता है कि हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी जो ईपीआर, एंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिसाइकलिंग की तरफ ईपीआर क्रेडिट्स देना शुरू किया है। तो उसकी वजह से आई थिंक ये पूरा जो इकोसिस्टम है, जो काफी नेग्लिजेंट था हमारे, एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी में, तो वो काफी बड़ा हो सकता है, जिसमें सारी चीजें जो हम कंज्यूमर यूज करते हैं उसकी रिसाइकलिंग काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। आई थिंक ये एक है जो मतलब आने वाले टाइम में काफी बड़ा हो सकता है। लास्टली एक जनरलाइज थीम में हमें ऐसा लगता है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड यहाँ से बढ़ना चाहिए। तो जितनी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, वो नया पूल ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, जो मैंने आपको पहले बोला वो सारे नए पूल्स ऑफ प्रॉफिट है। ये पुराना पूल है, बट आई थिंक ये बड़ा होना चाहिए। तो हमें ये अच्छा लगता है। लास्टली एक बहुत ही बोरिंग है, विच इज फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स ने पिछले 25 सालों में कुछ नया नहीं किया है, और अगले 25 साल भी कुछ नया नहीं करेंगे। लेकिन बीइंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, राइट, जैसे इकोनॉमी का साइज बड़ा होता है, वैसे ही आपके बैंक्स का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से वो बाय
just if they remain solvent and remain part of the इकोनॉमी, तो वो काफी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है जब हम हमारी $4 ट्रिलियन से 8-10 ट्रिलियन की जर्नी शुरू होगी। तो हो सकता है हमारे कुछ बड़े बैंक जो सरवाइव कर पाए, रेलिवेंट रह पाए इन 5-10 सालों में, वो काफी बड़े हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट उनका जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स है वो काफी बड़ा होगा, जो अ, उनके मार्केट कैप में रिफ्लेक्ट करेगा। आलोक जी, आपने बहुत ही विस्तार से बहुत सी बातें मार्केट को लेकर, मिड कैप सेगमेंट को लेकर और आप कैसे फंड को मैनेज कर रहे हैं उसको लेकर बताया। मेरा एक आखिरी सवाल और है और संक्षेप में आप उसका आंसर ज़रूर दीजिए। और सवाल यह है कि लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, गवर्नेंस, ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मिड कैप के साथ में अक्सर एसोसिएटेड रहते हैं। तो आप अपने फंड में इसे कैसे मैनेज करने वाले हैं? देखिए, जो आपने सबसे तीन बिंदु पे बात करी, उसमें गवर्नेंस जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि लिक्विडिटी का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो अपने पोर्टफोलियो की साइजिंग करके। अगर इलिक्विड है तो आप उसको कम मात्रा में लोगे, लिक्विड है तो आप उसको ज्यादा मात्रा में लोगे, राइट। लेकिन गवर्नेंस का जो सवाल है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे लिए तो गवर्नेंस इस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अलावा के जो बाकी का जो कुछ भी है उसका आंसर निकाला जा सकता है, राइट। इस चीज का कोई आंसर नहीं है। तो और इसी की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, वो मोस्टली गवर्नेंस की वजह से ही होते हैं, बिकॉज गवर्नेंस लीड्स टू रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। तो आई थिंक उधर हमें काफी सचेत रहना पड़ता है, और उसके लिए आपको काफी बॉटम्स अप काम भी करना पड़ता है। एंड आई थिंक वी थिंक कि हम फुली गियर्ड हैं उस चीज को करने के लिए। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज समय निकाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई, और इस एनएफओ के लिए मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और जो डिस्कशन था वो आप काफी अच्छा रहा, बिकॉज आपके सवाल काफी सटीक थे, और काफी डेप्थ से भरे हुए भी थे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आज हमने आलोक सिंह जी से चर्चा की ओवरऑल मार्केट के ऊपर, साथ ही मिड कैप सेगमेंट में क्या पोटेंशियल है, और बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड जो एनएफओ चल रहा है, इस फंड को कैसे मैनेज करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड का एनएफओ 31 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 तक ओपन रहेगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।